हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई एम एसपी सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। और इस चैनल के माध्यम से आप अपने घर पर ही आप चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और समय को देखते हुए ज़्यादा मैं इस पर समय नहीं लूँगा, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। मैं क्लास इंटर का आज ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, आखिर डेफिनेशन क्या है इसकी। बच्चों सुनने बच्चों लोग, आखिर रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? डेफिनेशन है इसकी, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस by which new individual organism are produced from their parents। मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट द्वारा। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा न्यू इंडिविजुअल को जन्म देने की प्रोसेस को, बर्थ देने की प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब आती है वर्ड, यहाँ पर एक शब्द आता है रिप्रोडक्शन। जो वर्ड है ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? रिप्रोडक्शन जो टर्म है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, री एंड प्रोडक्शन। री मीन्स अगेन, री मीन्स अगेन और प्रोडक्शन अगेन प्रोडक्शन, यानी दोबारा प्रोडक्शन होने के प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसे जल्द से जल्द आप इसे नोट करें। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर उसके आगे का क्या है इसमें कि ईच ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हिज लाइफ साइकिल ऑन द अर्थ। कहने का मतलब क्या है? आपने देखा रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिज्म में कब होता है? अब प्रत्येक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन को अपनी लाइफ साइकिल में पूरा करता है। लिखा हुआ है इसमें कि ईच ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हिज लाइफ साइकिल ऑन द अर्थ। तो उससे पहले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का बर्थ होती है, उसके बाद वो ग्रोथ करता है, फिर तीसरा क्या आता है? मैच्योरिटी होती है, इसमें मैच्योर होता है और फिर वो रिप्रोडक्शन करता है। इसके बाद एक समय ऐसा आता है कि उसकी बॉडी की विल पावर जो होती है वो डिक्रीज होती है, धीमे धीमे खत्म हो जाती है। एट लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद डेथ, ये सारी चीज़ें ये लाइफ साइकिल के अंतर्गत आती हैं। यानी कि बर्थ होना, ग्रोथ होना, मैच्योरिटी, रिप्रोडक्शन और फिर एट लास्ट में उसकी डेथ। ठीक है, इसके बाद डेथ के बाद ही क्या होते हैं कि उस डेथ होने के बाद उसकी बॉडी का डिकम्पोजिशन हो जाता है और डिकम्पोजिशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजर कहते हैं। वो डिकम्पोजर फंगी और बैक्टीरिया होते हैं। वो उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, उसके जिससे मिलकर के बॉडी बनी है उसको उसी के एलिमेंट में ब्रेक डाउन कर देते हैं। और जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये सभी चीज़ें उसकी बॉडी से रिलीज हो जाती हैं। क्या होती हैं? रिलीज हो जाती हैं। ये सभी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाती हैं। ये सभी चीज़ें बच्चों एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाती हैं जो कि दोबारा सॉइल में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सॉइल में जब दोबारा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है तो यही एबायोटिक कंपोनेंट्स उनके अंदर इंटर कर जाते हैं। तो इसी प्रकार से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का रिसाइकिल होता रहता है। ये प्रोसेस चलती रहती है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के रिलेशन को इकोसिस्टम कहते हैं। लेकिन बच्चों मुझे यहाँ पर इकोसिस्टम नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि रिप्रोडक्शन कब होता है? आफ्टर मैच्योरिटी। ओके, ठीक। अब आती बात, ये चीज़ें आप लोग नोट कर ले बच्चों। कोई समस्या तो नहीं इसमें? हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, इसको नोट करिए बच्चों। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का पाया जाता है? इसमें से आपका फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आती बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? देखिएगा इसमें
इट इज अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही, इट इज अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपल मेथड होता है। अंडर दिस, इसके अंतर्गत, अंडर दिस ओनली वन इंडिविजुअल इज यूज्ड एज पेरेंट्स, इसमें केवल एक ही इंडिविजुअल पेरेंट्स की तरह एक्ट करता है और उसके द्वारा बहुत सारे प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग या संतानें उत्पन्न होती है या डेवलप होती है। हमने क्या बताया कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में केवल एक ही इंडिविजुअल होता है, वो पेरेंट्स की तरह एक्ट करता है और उसके द्वारा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। इस टाइप के जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। जैसे देखा जाए प्रोटोजोअन्स में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये हो गया, स्पंज भी हो गए। प्रोटोजोआ में ये सारे एनिमल्स हो गए जैसे अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, और स्पंज में आपके हो गए ल्यूकोसोलोनिया, और आपका क्या आता है साइकन, स्पॉन्जिला। फिर आपका आता है सिलेंटेड्स जैसे हाइड्रा हो गया आपका, बैक्टीरिया भी हो गए, नेक्स्ट एल्गी हो गए, फंगी हो गए। इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटोजोआ भी हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जैसे आपका हो गया प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस और ट्रिपनोसोमा। ओके, अब आती बात यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये इसी का डेफिनेशन है, इट इज इन दिस मेथड द न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम टू पेरेंट्स। क्या लिखा हुआ इसमें, इन दिस मेथड द न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इस मेथड में जो न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम टू पेरेंट्स, यानी कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन टू पेरेंट्स के द्वारा होता है। मतलब दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं तब जाकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। और ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमल्स। ये प्रोटोजोआ से लेकर के मैमल्स तक इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। इट इज वेरी एडवांस देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको पहले लिखिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि ये किस प्रकार से सिंपल है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर हम बता चुके हैं आपको पहले से ही कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसके द्वारा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। एज ए लाइक ईस्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर एज लाइक एग्जाम्पल के लिए ईस्ट हम ले लेते हैं। तो ईस्ट के किसी भी सरफेस पर लेटरल आउटग्रोथ होने लगता है, लेटरल आउटग्रोथ होने लगता है। इस लेटरल आउटग्रोथ को, ये आउटग्रोथ है, ये जो उभार निकल रहा है, इसे आउटग्रोथ बोलते हैं। और इस आउटग्रोथ हो जाने से जो स्ट्रक्चर बनता है इसे कहते हैं बड। और साथ साथ क्या होता है कि इसके न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन द्वारा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। इसके बाद क्या हुआ कि एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है और अदर न्यूक्लियस वो बड्स के अंदर इंटर कर जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो सेल है ये भी सेल है और इस सेल से नई सेल बन रही है, तो इसी सेल को कहेंगे हम पेरेंट सेल या मदर सेल। मदर सेल या पेरेंट सेल कह सकते हैं। इस मदर सेल से ये बर्ड्स, मदर सेल और बर्ड्स के बीच कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। यानी ये बर्ड,
ये हम ऐसे कर सकते हैं, यानी कि बर्ड्स और मदर सेल के बीच कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाता है और कुछ समय बाद क्या होता है कि ये बर्ड्स अपने मदर सेल या पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाती है और हो जाने के बाद वो न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने लगती है। ये प्रोसेस लगातार होता रहता है। फिर इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि एक साथ, जैसे मान लीजिए ये मदर सेल है और इसके ऊपर बर्ड्स बन गई, बर्ड्स के ऊपर बर्ड्स, इसे कहते हैं टॉलिडिज्म बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बने न्यू ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट सेल के बिल्कुल कार्बन कॉपी होते हैं। कार्बन कॉपी का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो कैरेक्टर इस पेरेंटल सेल में है, क्योंकि इसमें केवल एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है और उसके अंदर जो भी कैरेक्टर है माइटोसिस डिवीजन द्वारा 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि इसका जो कैरेक्टर्स है वो बर्ड्स में पहुंच चुका है और बर्ड्स में जाने के बाद बर्ड्स के अंदर भी वही जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे जो मदर सेल में होंगे। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बने न्यू ऑर्गेनिज्म जो न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पेरेंट्स से जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल सेम होती है, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को क्लोन कहा जाता है। यानी कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना इसे क्लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन भी कहते हैं। क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन किसे कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बने न्यू ऑर्गेनिज्म जो कि अपने पेरेंट्स के जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल रूप से सेम होते हैं, उन्हें क्लोन कहा जाता है। ठीक है ना? वे ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा डेवलप होते हैं, जो जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल रूप से अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम होते हैं, उन्हें क्लोन कहा जाता है। ओके, क्लियर? और इसमें वेरिएशंस नहीं पाया जाता। वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंस, थोड़ा सा अंतर, क्योंकि जो भी कैरेक्टरिस्ट में है वही कैरेक्टर बर्ड्स में जाएंगे और बर्ड्स से जब नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, इस बर्ड से देखिए बर्ड्स बना, बर्ड्स यहाँ बनना अलग हो गया और न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है ना? लेकिन अब इससे जब न्यू बनेगा तो सेम कैरेक्टर अदर में भी जाएंगे, दूसरे जो नए ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें भी जाएंगे। यानी कि जो कैरेक्टर इसमें है वही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में वो पहुंचते रहेंगे, ट्रांसफर होते रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी कैरेक्टर्स है उसमें न्यू कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं हुआ, बल्कि लगातार नए कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं हुए, बल्कि वही कैरेक्टर कॉपीज होकर के नेक्स्ट जनरेशन में जनरेट होती चली गई, ट्रांसफर होती चली गई। ठीक है? इसलिए इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म में कोई वेरिएशन नहीं होता, लेकिन वेरिएशन होना बहुत जरूरी है, जो कि पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि इसमें 2 ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और 2 पेरेंट्स के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में जो भी अंतर होंगे, जो भी वेरिएशन होगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाएगा। आखिर वेरिएशन क्या है? वेरिएशन? देखा जाए कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उसमें किसी को अधिक ठंड लगती है, किसी को कम ठंड लगती है। ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है, किसी को ठंड ज़्यादा लगना, किसी को कम लगना, ये सभी चीज़ें वेरिएशन कहलाती हैं। आइए थोड़ा सा आपको एग्जांपल बताते हैं वो कैसे। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसको नोट कर लें और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये थोड़ा सा आप समझने के लिए इसको लिख लें हल्का। ये जो है ईस्ट है, बर्ड्स डेवलप हुआ, बर्ड से न्यू बर्ड्स बनने लगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन मिल गया, फिर अलग हो गया, और ये जो अलग हुआ है
पार्टिकल इसने न्यू ऑर्गेनिज्म बनाया है, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म है ये अपने पेरेंट्स से बिल्कुल जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल रूप से सेम है, ठीक है ना, इसलिए इनको हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, इसको जरा सा बना लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से एसेक्सुअल से अधिक एडवांस है। ओके, चलिए नोट करिए। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से एसेक्सुअल से अधिक एडवांस है और ये होना क्यों जरूरी है। देखा जाए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएशंस होता है वो इवोल्यूशन के लिए, न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों, आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे किसी को कम ठंड लगती है, किसी को अधिक ठंड लगती है, तो ये वेरिएशंस है। जैसे मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है। मेल के अंदर ठंड सहने की क्षमता कम है, यानी कि चिल्ड कूल को बेयर करने की कैपेसिटी कम है, और इसकी ज्यादा है लो और हाई, यानी कि कूल को बेयर करने की कैपेसिटी बहुत कम है और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो आपको पता हो चीज़ को थोड़ा सा हम पॉसिबल ये है कि थोड़ा सा हम आपको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहेंगे आसान शब्दों में, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पर पेयर बना दे रहे हैं और थोड़ा सा इसके क्रोमोसोम को थोड़ा सा हमने ठीक कर दिया, मोटा कर दिया। और फीमेल में क्रोमोसोम ऐसा दिखा दिया। अब जाहिर सी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं और गैमीट में क्रोमोसोम हाफ होते हैं, तो उसको हम पहले बनाएंगे गैमीट्स, और गैमीट्स में क्रोमोसोम हमने हाफ कर दिए, डबल थे सिंगल कर दिया बच्चों। एनी प्रॉब्लम्स? अब यहां देखते हैं फीमेल में, इसमें बनाया गैमीट हमने, ये क्या है गैमीट, गैमीट और सिंगल। अब जाहिर सी बात है मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, और उसके अंदर आधे क्रोमोसोम मेल के और आधे क्रोमोसोम फीमेल के होंगे। कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग, जो न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट हुआ, उसके अंदर यानी कि ठंड को सहने की क्षमता आ गई। तो यानी कि चेंजिंग इन्वायरमेंट में रहने लायक जब बॉडी कैपेबल हो जाती है, तो उसे कहते हैं एडाप्टेशन। क्या बोलते हैं? और एडाप्टेशन से इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ओके बच्चों, क्या कहा मैंने? ध्यान से, जो ऑफस्प्रिंग है, जो नई संतान उत्पन्न हुई है, उसके अंदर चेंजिंग एनवायरनमेंट में रहने लायक कैपेसिटी आ गई। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एडाप्टेशन, और एडाप्टेशन से ही इवोल्यूशन होता है और नई स्पीशीज बनती है बच्चों। ओके, ये इतनी सी बात लगेगी थी। ओके, इससे अब आप लोग नोट कर लें थोड़ा सा।